हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं चर कारक, आत्म कारक और सभी कारक ग्रहों से हम किस तरीके से सिचुएशंस को समझ पाते हैं। आज जो है हम चर्चा करेंगे वो होगा पुत्र कारक के लिए। अब देखिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर अलग अलग तरीके से चीज़ें मैंशन रहती हैं। हमें 2 या 3 चीज़ें जो है मोटी मोटी उनको ध्यान में रखना है। जितने भी लोगों ने पराशरी पढ़ी होगी वहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो सबसे पहला हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है वो होता है आत्मकारक। उससे कम डिग्री का ग्रह जो होता है वो होता है अमात्य कारक। तीसरा जो है वो होता है भ्रातृकारक। चौथा जो होता है वो होता है मातृकारक। पांचवें में जाने पे क्या होता है, कन्फ्यूजन खड़ी होती है। तो मैं पहली एक चर्चा उसके ऊपर कर लूँ और इसके बाद फिर इस चार्ट के अंदर चीज़ों को लगा पाऊँगा। देखिए, सबसे पहली कंडीशन कि जो आत्मकारक है उसको हम फर्स्ट हाउस से जोड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ है। ठीक है, आत्मकारक सेल्फ है। तो पहली कंडीशन, आत्मकारक हमेशा हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट हाउस। सेकंड कंडीशन, अमात्य कारक। अमात्य कारक जो है वो हमारा रहना, हमारा खाना पीना, इन चीज़ों को दर्शाता है। अमात्य कारक से हम अपने पालन देवता को समझ सकते हैं नवांश के अंदर। अमात्य कारक से आगे बढ़े, यानी कि सेकंड हाउस से आगे बढ़े तो आता है हमारे लिए हमारा भ्रातृकारक। भ्रातृकारक जो है वो हमारे भाइयों को भी रिप्रेजेंट करेगा और हमारे साहस, हमारे पराक्रम को भी रिप्रेजेंट करेगा। तीसरे भाव का वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। वही चीज़ आपके जीवन में आपके हॉबीज़ के रूप में भी देखने को मिल सकती है। अगर आप किताब से बाहर निकल के ज़िंदगी के अंदर उसको अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। इससे हटके जब हम चौथे में आते हैं तो चौथे पे आने के वक्त वहाँ पे मातृकारक कंडीशन आती है। चौथा डिग्री में जब हम हाईएस्ट से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो चौथा ग्रह जो है उसे मातृकारक माना गया। अब एक यहाँ पे क्लिक आएगा, वो क्लिक किस तरीके से, देखिए, मातृकारक को ही पराशर सिस्टम के अंदर पिता के कारक के रूप में भी जोड़ने को कहा गया। तो कई जगह पे जब हम देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं कि मातृकारक ऑब्लिक पिता कारक। ठीक है, माता और पिता के कारक के रूप में वहाँ कई जगहों पर एक ही ग्रह को स्थान दे दिया जाता है पराशर सिस्टम के अंदर। एक मत और निकल के आया कि 8 ग्रहों को कारक माना जाएगा, चर कारक। ऐसी स्थिति में जब 8 ग्रहों को चर कारक माना जाता है तब मात्र कारक अलग हो जाता है और पीके जो है, यानी कि जो 5वें में ऐसे गिनती में दिखाई देगा वो फिर पुत्र कारक नहीं, वो पिता का कारक ग्रह बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पराशर के हिसाब से एक मातृ कारक होना चाहिए और उसके बाद एक पिता का कारक होना चाहिए। क्योंकि अगर पिता नहीं है जिस समय पर, वहाँ पे माता पिता का रोल निभा सकती है। अगर माता नहीं है तो पिता माता का रोल निभाता है। ऐसी स्थिति में मातृ कारक और पिता यानी कि पिता के कारक को एक साथ दिखाया गया। इसके बाद जो ग्रह आएगा मदर एंड फादर फोर्थ से कनेक्ट होके लिए गए, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर 7 के अंदर हम दर कारक को कहाँ लेकर आएंगे, विवाह के भाव में लेकर आएंगे। जब हम 8 में जाते हैं तो हम मृत्यु तक के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो पराशर जी ने बहुत ही ज्ञान से इस बात को लगाया कि देखो, जो माता का कारक है वहीं कहीं पे आपको पिता का बनाना है। लेकिन 8 वाले सिस्टम में भी कुछ जगहों पर हमें सक्सेस दिखाई दी। राहु को आत्मकारक नहीं माना, अमात्य कारक मान सकते हैं और इसके निचले स्तर में आप दर कारक तक मान सकते हैं। जीवन के अनुभव में जो आया उसको बता रहा हूँ आपके सामने कि राहु बहुत सारे लोगों के लिए दर कारक यानी कि पार्टनर वाला प्लैनेट बन के आया है और वैसे रिजल्ट्स हमें जीवन के अंदर दिखाई दिए हैं। इसलिए 8 चर कारक के कंसेप्ट के साथ में एग्री कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, इस बात को कह रहा हूँ कि पीके काउंटिंग में आपको 5th दिखेगा, लेकिन वो पराशर जी के नियम के हिसाब से अगर देखें तो मातृ कारक और पीके पितृकारक पिता के कारक के रूप में एक हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में उससे अगली डिग्री का जो ग्रह बनेगा वो जाएगा संतान के लिए। ठीक है, और संतान के बाद आएगा जी के। ठीक है, जो कि हमारे जीवन में रोग और कर्ज और हमारे दूसरे रिलेटिव्स के साथ किस साहस के साथ हम खड़े हैं इसको दर्शाता है। आखिरी में होता है दर कारक जो वैवाहिक जीवन के लिए दर्शाता है। तो ये क्लैरिटी ध्यान रखिए, जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास PIK आ रहा है। और अगर कैलकुलेशन में जा रहे हैं तो 8 चर कारक के कंसेप्ट में जो छठे लेवल पे आ रहा है वो वाला पर्टिकुलर हमारे लिए हमारा संतान का कारक बनता है। अब आ जाइए इस कुंडली के अंदर। इस कुंडली के अंदर जब हमने देखा
तो मंगल जो है वो संतान के बारे में बताएगा। नवांश की कुंडली है दोस्तों, ये नवांश की कुंडली में मंगल स्वामित्व तो रखता है 8 नंबर की राशि में और अपनी राशि में बैठा हुआ वक्र अवस्था लेकर अष्टम भाव में बैठने से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ी सी एक चुनौती महसूस होती है। यहाँ पे शुक्र की मौजूदगी थी, ठीक है, और यह मंगल कहीं ना कहीं अपने से एक घर पीछे आने की कोशिश करता है। अब देखिए मंगल से हटके थोड़ा सा संतान के कारक के रूप में देख लेते हैं। तो नवांश के अंदर अष्टम भाव में आना चुनौती दर्शाता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि वहीं का स्वामी है इसलिए मजबूत स्थिति में माना जाएगा। रिकवरी स्टेजेस की अगर हम बात करेंगे तो हम कह पाएंगे कि हाँ पॉसिबिलिटी है चीज़ों को रिकवर कर सकने की। तो ये कंडीशन यहाँ पे इस मंगल के उसमें बनी। अब इसी 8 नंबर को फोकस में लेकर मैंने यहाँ पे बनाया लग्न। कारकांश कुंडली आत्मकारक के लिए बनाई गई थी, उसी तरीके से बाकी के चर कारकों को लेकर कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन आप अगर उस कंसेप्ट को पकड़ के यूटिलाइज कर लें तो हाँ वो काम करता नजर आता है। यहाँ पे हम जब देखते हैं 8 नंबर को हमने लग्न बनाया, जैसे कि हम कारकांश के लिए आत्मकारक से बनाते थे, उस तरीके से जब हमने इसको बनाया तो हमें समझ में आता है कि संतान का कारक ग्रह जो होगा मंगल, उसके पास पहला और छठा रोग स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि ये मंगल भाग्य भाव में तो बैठा है, लेकिन पहले नीच राशिस्थ अवस्था यानी इमोशनल चीज़ों से ऊपर निकलने की कंडीशंस बनाएगा। वक्र है, इसके कारण अच्छा है, निकल पाएगा, प्रबल है, बलवान है, निकल जाएगा। और दूसरी तरफ से ये राहु केतु एक्सिस और शनि की दृष्टि से पीड़ित प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में ये जो कंडीशन बन रही थी, ये कंडीशन कहीं ना कहीं जो संतान उत्पन्न हो रही है उस संतान को थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव भी दिखा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा ध्यान से, तो इस मंगल के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि कार्य कर रही है, जो कि किसमें हो रहा है, नवांश के अंदर हो रहा है। ऐसे स्थिति में नवांश में अगर हम देख रहे हैं तो गुरु की दृष्टि से मंगल कहीं ना कहीं शुभत्व प्राप्त कर रहा है। तो कोई ऐसी परिस्थिति जीवन में आवश्यक रूप से आएगी जहाँ पे कि वो जो संतान है जो पहले परेशान है स्वास्थ्य के कारणों से, वो फिर अपने आप को ठीक होता भी पाएगी, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे हम देखें तो इसके अंदर शनि की दृष्टि जो कि रोग का कारक ग्रह है और फिर उसका प्रभाव, ये चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर इस मंगल को अष्टमेश का प्रभाव भी प्रभावित कर रहा है। तो दूसरी तरफ से यही दोनों ग्रह लाभ और सुख के भी स्वामी हैं जो उसको कनेक्ट कर पाएंगे। जिस ड्यूरेशन में ये पूरा हादसा हुआ था उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के समय ये जो मंगल था ये ऑलमोस्ट 7th हाउस से गोचर में था, या ये कह लीजिए कि जो दशा प्रभाव हम यहाँ लगाते हैं उस दशा प्रभाव के तहत ये जो मंगल है यानी कि जो संतान का कारक है वो उस समय केंद्र में था। इस समय की स्थिति अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 2018 या 19 से लेकर 2031 तक इस मंगल का प्रभाव लगन से या जो राशि चल रही है उससे छठे में होने के कारण 2031 तक का समय थोड़ा सा संतान को रोग किसी न किसी प्रकार के हो और उससे निकलना पड़े, ऐसी स्थिति दिखाती है। 2026-27 के आसपास से कंडीशंस में धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते होते जब अगली दशा अपने कार्य करने पर आएगी तब वो संतान फिर से ठीक होती नजर आ जाएगी गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशंस जो चर कारक के हैं उसको हम देख और समझ सकते हैं। जैसे कि ये मंगल का प्रभाव है संतान के ऊपर, तो संतान थोड़ा एग्रेसिव नेचर मंगल के रुख को दर्शाने वाली हो सकती है। अभी मैं यहाँ पे हो सकती है बोल रहा हूँ क्योंकि और भी चार्ट्स के अंदर जब हम इसे लगाते हैं तो उसकी वैरायटीज थोड़ा सा मिक्स आउट हो जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि सिर्फ ग्रह के कारक तत्व तो कोई नहीं, फिर उसके राशि के तत्वों को भी मिक्स करके चीज़ों को समझना होता है। इस कारण से तो 2-3 चीज़ें जो हम ध्यान रखनी है, एक तो ये कि माता के साथ पिता को जोड़ा गया है, इसलिए एक ग्रह अगर एम के बनता है तो एक पी के बनता है, ठीक। उसके बाद वाला ग्रह जो होगा वो संतान को दर्शाएगा। दूसरी चीज़ कि आपके अपने चार्ट्स के अंदर भी आप ये देखें कि अगर आपका जो भी आपके संतान का कारक, यहाँ पे तो पुत्र कारक लिखा है लेकिन आज की सोसाइटी में पुत्र और पुत्री बराबर है तो हम संतान शब्द को यूज़ करें। संतान का जो भी कारक ग्रह होगा उसकी स्थिति नवांश में कैसी है उसको देखें और फिर उसी के हिसाब से प्लेसमेंट्स को चेक करें तो कुछ हद तक हम किसी के संतान के बारे में चीज़ों को बता पाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ और भी ऐसी कंडीशंस रहेंगी दोस्तों जिसे कि हमें आगे समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी इसको यूज़ किया तो एक संतान के बारे में चर्चा कर पा रहा हूँ। अगर
2-3 संतानें आ जाएं तो फिर कैसे उस कंसेप्ट को लगाना है, उस पर आगे फ्यूचर में वर्क्स करते हुए उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद ये है कि जो भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लाइफ है उससे जुड़ा हुआ उसका कर्मा, उसकी सिचुएशंस, इन चीज़ों को आप लोग कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे। क्योंकि आप में से जितने लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कर्मा उस तरीके से आपको अलॉटेड है, इसीलिए आपके जीवन में वो सारी चीज़ें किसी ना किसी रूप में अपने आप ही आती और समय के साथ जाती रहती हैं। तो ये कंडीशंस हम पूरे के पूरे मेजर चार्ट्स यानी कि लगन कुंडली और नवांश, जो एक मेजर चार्ट है, उनके ऊपर लगा के अप्लाई करते हुए समझ सकते हैं कि हाँ, जीवन के अंदर कहाँ पर चुनौतियाँ, कहाँ पे संघर्ष किस तरीके का नज़र आता है। धन्यवाद।